की पत्नियां भी इसी तरह से करती हैं। वो जब देखती हैं कि चार्जशीट फाइल हुई है और चार्जशीट फाइल करते वक्त उन्होंने मान लीजिए वेग, झूठे सच्चे आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद जब इधर उधर से ट्यूटरिंग होने लगती है उनकी, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरे सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत शुभ है, नवरात्रि का पहला दिन है, तो आइए इस शुभ अवसर पर जो एक छोटा सा गैप आ गया था मेरे और आप दोनों के बीच में, फिर से शुरुआत करते हैं। और आप सभी ने अक्सर एक बात देखी होगी कि जब आपकी पत्नियां आप पर केस फाइल करती हैं तो वो सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज किया करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 498A की जो धारा है उसके अंतर्गत अगर एफआईआर की गई तो वो हथियार बहुत ही कठोर होने वाला है और इसका फायदा वो अक्सर उठाया करती हैं, क्योंकि उनका असली मकसद होता है आपसे से ज्यादा पैसा ऐंठना। इसी तरह का एक केस पहुंचता है तेलंगाना हाई कोर्ट में, और तेलंगाना हाई कोर्ट में आप सभी के फेवर में, यानी आप सभी पतियों के फेवर में एक बहुत ही प्यारा सा जजमेंट पास होता है अभी हाल फिलहाल 14 मार्च 2024 को। आइए देखते और समझते हैं कि क्या था ये केस और इस केस में होता क्या है और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए, जैसा आपने अक्सर देखा है इस केस में भी ठीक वैसा ही होता है। पत्नी 498A के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराती है अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सभी सदस्यों के खिलाफ, और वो नहीं भूलती सेक्शन 3 और 4 डीपी एक्ट यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को भी लगाना। और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट फाइल की जाती है। और ध्यान रहे, चार्जशीट फाइल करते वक्त सिर्फ और सिर्फ अक्यूज बनाया गया पति को और जितने बाकी लोग थे यानी ससुराल पक्ष के जितने भी सदस्य थे इन्वेस्टिगेशन में, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया, तो उन सबको हटा दिया जाता है, यानी कि उन सभी के फेवर में एफआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है। और ये कहा जाता है आईओ साहब के द्वारा कि कोई भी प्राइमा फेसिया केस नहीं बनता इन सभी ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ। लेकिन पत्नी अपने आप को नहीं रोकती। कहां रुकने वाली थी पत्नी, वो पीछे पड़ी हुई थी सभी महकमों के, सभी अधिकारियों के, और आखिरकार एक एडिशनल चार्जशीट फाइल की जाती है। जितने भी एक्यूज को यानी कि जितने भी जो पिटिशनर्स कहें इसको, जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, या सरल भाषा में आपको कहूं तो जितने भी ससुराल पक्ष के अन्य लोग थे यानी कि सास, ससुर, चाचा, मामा, ताऊ, जो भी उसने बनाए थे, उन सभी के खिलाफ एक एडिशनल चार्जशीट फाइल की जाती है। अब जैसे ही ये एडिशनल चार्जशीट फाइल की जाती है, इस एडिशनल चार्जशीट को क्वैश कराने के लिए ये सभी लोग पहुंचते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट में। और यहां पर ये पिटिशनर्स यानी कि ससुराल पक्ष के जितने भी अन्य लोग के खिलाफ एडिशनल चार्जशीट फाइल की गई थी, उन लोगों का ये कहना है कि ये नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया में रहते ही नहीं हैं। और इसके साथ साथ एफआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी थी आईओ साहब के द्वारा, क्योंकि कोई भी प्राइमा फेसा केस इनके अगेंस्ट नहीं बन रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ भी नहीं पाया गया इन लोगों के खिलाफ, लेकिन इस पत्नी ने प्रेशराइज किया है सभी चैनल्स को और उसके बाद एक एडिशनल चार्जशीट फाइल की गई है। और ये ऐसा करना अब्यूज ऑफ लॉ है और साथ ही कंट्रेरी टू लॉ है।
अभी अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि आपने अक्सर से देखा होगा कि कानून का दुरुपयोग ज्यादातर कर रही है, और सबसे ज्यादा जो मुद्दा है या जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया इन पिटिशनर्स की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि ये जो एडिशनल चार्जशीट फाइल की गई है इस पत्नी के कहने पर या इस पत्नी के प्रेशर में आकर के, इसमें और जो ओरिजिनल एफआईआर पहले दर्ज की गई थी, या यूं कहें कि जो चार्जशीट ओरिजिनल फाइल की गई थी कोर्ट में, जिसमें इन सभी को निकाल दिया गया था, एफआर दाखिल कर दी गई थी, फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी, क्योंकि प्राइमा फेसिया कोई भी केस इन लोगों के खिलाफ नहीं बन रहा था इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन फिर भी 2 साल के गैप के बाद एक एडिशनल एफआईआर क्यों फाइल की गई, गलत फाइल की गई, और इसको क्वैश कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ कुछ भी बनता ही नहीं है। यहां पर एक और बात देखने की है कि जब ये चार्जशीट फाइल हुई थी पहली वाली, उसके बाद इस पत्नी ने फैमिली कोर्ट में तलाक का केस दायर किया था और तलाक भी ले लिया था। 10 नवंबर 2011 में एक ऑर्डर पास हो गया था। यहां पर जो स्टेट है वो कहता है तेलंगाना हाईकोर्ट में कि पहले जो इंडिपेंडेंट, जो पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसमें इंडिपेंडेंट विटनेसेस को एग्जामिन नहीं किया गया था क्योंकि वो मौजूद नहीं थे। ध्यान रखिएगा, ये स्टेट का कहना है कि पहले इंडिपेंडेंट विटनेसेस को सिर्फ इस वजह से एग्जामिन नहीं किया था क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, और अब उनको एग्जामिन किया गया है। तो इसीलिए ये जो पिटीशन फाइल की गई है इन सभी पिटिशनर्स की तरफ से एफआईआर को क्वैश करने के लिए, ये क्वेश्चन के लिए फिट केस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कहना है स्टेट का कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस को एग्जामिन अब किया गया है। लेकिन याद रहे आप सभी को, ये एडिशनल चार्जशीट 2 साल के बाद दाखिल की गई है। यहां पर पति के वकील साहब कहते हैं कि ये जो पिटिशनर्स हैं, जितने भी ये ससुराल पक्ष के सदस्य हैं, इन्होंने भी और इनके पति ने भी, इन सभी ने मिलकर के 10 लाख रुपए की डिमांड की थी इनसे, जिसमें से वो कहती हैं कि 5 लाख दे दिया गया था। और इसके साथ साथ वो आगे एलिगेशंस लगाते हुए कहती हैं कि इन सभी ने मिलकर के इनको धमकी दी थी कि अगर बाकी के बचे हुए 5 लाख वो नहीं देती हैं, नहीं पहुंचाती हैं, तो उनको घर छोड़ करके जाना होगा। और साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये वाइफ ये भी कहती हैं, यहां तेलंगाना हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई थी पिटिशनर्स के द्वारा इस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, जो कि फाइल की गई थी सेकंड एडिशनल चार्जशीट फाइल होने के बाद, यहां पर ये पत्नी कहती हैं, या यूं कहें कि मान जाती हैं जो बात कह रहे थे पिटिशनर्स भी, कि सिर्फ और सिर्फ ये सारे पिटिशनर्स जिनके खिलाफ ये एडिशनल चार्जशीट फाइल की गई है, ये 13 दिन सिर्फ इंडिया में रहे हैं। याद रहे, सिर्फ 13 दिन ये लोग इंडिया में रहे हैं और इनके खिलाफ एडिशनल चार्जशीट फाइल की जा रही है। अब ये आगे कहती हैं कि ये भी एलिगेशंस लगाती हैं वो आगे कि अगर ये डिमांड नहीं पूरी की गई, ये बाकी के सारे जो पिटिशनर्स हैं उनके खिलाफ कह रही हैं ये पत्नी कि इन्होंने इनको ये थ्रेटन किया, ये धमकी दी कि अगर ये बाकी के बची हुई रकम को नहीं पहुंचाती है इनके पास में, तो इनके हस्बैंड को यूएसए में ज्वाइन नहीं करने देंगे। इसके साथ साथ ये पत्नी आगे ये भी कहती हैं कि 20 लाख रुपए की ज्वेलरी की डिमांड भी शादी के वक्त की गई थी, हालांकि ये बात पहले कभी भी नहीं की गई थी। और ये कहती हैं तो इसीलिए इस एफआईआर को क्वैश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्वैश करने के लिए फिट केस नहीं है। और वो ये कहती है कि ये सब जो चीजें हैं, वो जो बता रही हैं, डिमांड्स हैं, थ्रेट्स हैं, या जो भी टॉर्चर है, ये सारी चीजों का सच निकलेगा जब ट्रायल में पहुंचेंगे ये सभी लोग ट्रायल को फेस करते हुए, और कुछ जजमेंट्स का वो हवाला यहां पर देती है। देखिए, ये सब ने अपनी अपनी दलीलें रख दी, स्टेट ने अपनी दलील रख दी, पत्नी ने अपनी दलील रख दी और पिटिशनर्स ने अपनी दलील रख दी। यहां पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक बात को ऑब्जर्व किया कि ये जो एडिशनल चार्जशीट फाइल की गई थी, इसमें कोई भी फ्रेश ओरल या रिटन एविडेंस नहीं था। और अगर कोई भी फ्रेश एविडेंस नहीं है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, तो
जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा मरियम फासिहुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आबू गाड़ी पुलिस स्टेशन का हवाला दिया गया और उन सभी पैरामीटर्स के ऊपर इस केस को भी देखने की कोशिश की गई कि क्या कोई नया एविडेंस है क्या, और ये भी देखने की कोशिश की गई कि अगर कोई नया एविडेंस नहीं है तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकती। खैर यहाँ पर आईओ साहब ने भी वही बात दोहराई जो स्टेट के पीपी साहब ने कही थी कि इंडिपेंडेंट विटनेस को पहले एग्जामिन नहीं किया गया था, नहीं किया जा सका था क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे, और साथ ही वो कहते हैं कि फिर बाद में जो आईओ साहब आते हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट विटनेस को एग्जामिन किया है, उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ है और इसी वजह से एडिशनल चार्जशीट दाखिल की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जो ये गैप है पहली चार्जशीट को दायर करने का और ये एडिशनल चार्जशीट को दायर करने का, ये 2 साल का एक बहुत बड़ा गैप है। और ये भी गौरतलब है कि पहली चार्जशीट जब फाइल की गई थी कोर्ट में आईओ साहब के द्वारा, उसके बाद पत्नी ने कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी और उसमें डिवोर्स डिक्री ले ली थी। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि इन सभी पिटिशनर्स ने एक क्वैश पिटीशन पहले भी फाइल की थी जिसको डिसमिस किया गया था विद लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश पिटीशन फॉर डिस्चार्ज बिफोर ट्रायल। लेकिन यहाँ पर एक और बात गौरतलब रही जिसको ऑब्जर्व किया कोर्ट ने कि कोई भी नया एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आया है। जितने भी एलिगेशंस इस पत्नी ने पहले भी लगाए थे और अब भी लगा रही है वो सारे के सारे वेग थे, ऑब्निमस थे, जनरल नेचर के थे। इसी सब चीजों को देखते हुए इस पिटीशन को अलाउ कर दिया जाता है कोर्ट में और सारी की सारी प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भलीभांति पता चल गई होगी कि अक्सर आपकी पत्नियां भी इसी तरह से करती हैं। वो जब देखती हैं कि चार्जशीट फाइल हुई है और चार्जशीट फाइल करते वक्त उन्होंने मान लीजिए वेग, झूठे, सच्चे आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद जब इधर उधर से ट्यूटरिंग होने लगती है उनकी, लोग उनको बताया करते हैं कि स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाने जरूरी हैं, तो वो ये कोशिश किया करती हैं या अपनी मनगढ़ंत स्टोरीज वो लगा करके और वो एक एडिशनल चार्जशीट फाइल करने की कोशिश करती हैं ताकि जिन लोगों को निकाल दिया था आईओ साहब ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उनके खिलाफ एफआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, उनका मन नहीं मानता, यानी कि उस पत्नी का मन नहीं मानता और वो चाहती हैं सभी को लपेट देना और इसी वजह से वो एडिशनल चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा इस केस में हुआ अक्सर वो गलती करती हैं, एक तो गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, दूसरा वो ये नहीं देखती कि जिन लोगों के खिलाफ वो एडिशनल चार्जशीट दाखिल करवाने जा रही है उनके खिलाफ कोई भी नया फ्रेश एविडेंस, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटन हो, नहीं होता। और अगर ऐसा होता है तो जैसा इस केस में हुआ, तेलंगाना हाईकोर्ट इतना प्यारा जजमेंट आप लोगों को सुनाया, आपके केस में भी बहुत प्यार से क्वेश्चन हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।